हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ हम कार्डिनल यूटिलिटी जो कि मार्शल के द्वारा दी गई थी उसमें ही पढ़ रहे हैं। वहाँ हमने यूटिलिटी के टाइप्स देखे थे, उनके बीच में रिलेशन देखा था। तो यूटिलिटी के टाइप्स में हमें बताया गया था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। इनका मैं रिलेशन में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ क्या होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है। तो यहाँ हम देखेंगे यू पॉइंट में क्या है, टी यू सबसे अधिकतम है, मैक्सिमम है, यानी टोटल यूटिलिटी। उस पॉइंट में ये क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक तरीके से सेटिस्फैक्शन मानते हैं। तो जिस अधिकतम बिंदु में हमारा सेटिस्फैक्शन होगा वहाँ क्या होगी, हमारी सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा। 5 केले हम खा लिए, हमारा पेट भर गया, तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, अब 0 हो गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट था कि जब तक सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है, जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होगी। पर बढ़ेगी कैसे, किस दर से, डायमेंशियल रेट से, यानी घटती हुई दर से। यहाँ हम देखेंगे बढ़ रही है, पर उनकी रेट हमने यहाँ पे भी देखा, एमयू अभी तक प्लस में है। यहाँ पे 10, 8, 6 चाहिए, प्लस में है, माइनस नहीं हुई है, पर ये क्या हुआ, घटती हुई दर से है। जब तक ये प्लस में रहेगी, जब ये टी यू क्या होता रहेगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा। थर्ड पॉइंट में मैं यहाँ कह दूँ कि जैसे ही एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी शून्य हो जाती है, यानी कि ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तब क्या होती है, आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये हमने कल की प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जिसका नाम है हमारा लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी। मैं एक बार इस कंसेप्ट को आपको पढ़ाने से पहले मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूँ कि हम जो मेजरमेंट की यूटिलिटी 2 टाइप्स की थी, एक तो कार्डिनल और ऑर्डिनल। उसमें से हम फर्स्ट टाइप की जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसी के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ हम अभी लॉ देखेंगे। लॉ मतलब कि नियम, किसके, यूटिलिटी के। तो यहाँ देखते हैं, एक बार हम नाम से इसको समझ लेते हैं, लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी। कल ही हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। डायमेंशियल यानी कि आपको पता है घटती हुई दर से, इसका एक नियम बना दिया। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने से उसकी उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। ये एक नियम है। ऐसा क्यों है, जो हम एक बहुत एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ये, जिसको हम एक हमारे आम जीवन में भी देखते हैं कि हम कल ही हमने बनाना के एग्जाम्पल से देखा था कि हमने 5 बनाना लिए, एक ही, यहाँ ये ध्यान रखना कि केवल मैंने एक ही कॉमोडिटी का यूज़ किया है। वहाँ मैं बनाना ले रही हूँ तो वहाँ मैं आपको अदर फ्रूट्स के लिए नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 6 पीस रसगुल्ले दिए हैं, तो अगर एक ही रसगुल्ले अगर मैं खाती रहूँगी तो 6 पीस से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। वो उसी बीच में अगर मुझे नमकीन दे दी जाए तो हो सकता है मैं 1 पीस और रसगुल्ला खा लूँ। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि ये लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी में मैं एक ही कॉमोडिटी के बारे में बात करूँगी। तो इस नियम में ये बताया गया है, एक ही कॉमोडिटी यानी कि एक ही गुड्स को हम लगातार कई समय तक यूज़ करते रहते हैं उसी टाइम में, तो हमारी क्या हो जाती है, कई यूनिट उसकी उपयोग करने के बाद में हमारी उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। 6 केले खाने के बाद में आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या हुआ है, आपकी 7वां केला या 6ठा केला खाना, चाहे वो ख़राब हो, पर आप नहीं खा पाओगे, आपकी वॉमिटिंग होने लग जाएगी। तो ये वॉमिटिंग होगी, यानी क्या होगा, उसकी उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी एक अतिरिक्त इकाई यानी 5 से 6ठी आई, तो वो क्या कहलाएगी, 5 से 6ठा केला यानी वो मार्जिनल होगी। उस केले की उपयोगिता ह्रासमान यानी कि डायमेंशियल होगी। तो यही मेरा नियम है। यहाँ पे नियम समझाने का तरीका यही था कि लॉ ऑफ यानी नियम किसका, मार्जिनल यूटिलिटी डायमेंशियल यानी कि सीमांत उपयोगिता, एक और अतिरिक्त हमारे कैपेसिटी से एक और अतिरिक्त अगर हम उसी ही वस्तु का सेम वस्तु का उपयोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, डायमेंशियल होती है। आगे हम देखेंगे ये नियम किसने दिया, कब दिया और किसने समझाया। तो यहाँ कहा गया है कि दिस लॉ वाज प्रोफाउंडेड बाय गॉसेन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेफिनेटली 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है या जो रूल है वो किसने समझाया था, कब आया था ये। तो हम यहाँ ध्यान देंगे। एक बार मैं फिर बता दूं कि दिस लॉ वाज प्रोफाउंडेड बाय गॉसेन। यहाँ पे वर्ड में ध्यान रखना, मैंने प्रोफाउंडेड बोला है।
बाय गॉसेन। कब? 1854। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जेनसन द्वारा कहा गया है कि सो जेनसन कॉल इट द गॉसेन फर्स्ट कॉल। तो जेनसन ने यहाँ पे इसे क्या कह दिया? गॉसेन ने दिया था। प्रोफाउंडेड किसने किया था? गॉसेन ने किया था। कब किया था? 1854। तो ये नियम क्या कहलाया? गॉसेन फर्स्ट लॉ। यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी अराइज हो जाता है बोर्ड में, कह दिया जाता है कि गॉसेन का फर्स्ट लॉ क्या था, यानी गॉसेन का फर्स्ट नियम क्या था। तो हमेशा याद रखना गॉसेन का फर्स्ट नियम क्या था? लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी। या ये पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी का रूल किसने दिया? गॉसेन ने दिया, जो कि ये इसका फर्स्ट रूल था। कब आया? 1854। ठीक है। आगे कहा गया है कि मार्शल गिव ए डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस नियम की व्याख्या किसने की थी, डिटेल किसने समझाई थी, तो वहाँ हम कहेंगे मार्शल ने समझाई थी। पर ये नियम बनाया किसने था, तो वहाँ हम कहेंगे गॉसेन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम भी हमने गॉसेन फर्स्ट लॉ रख दिया। क्लियर है। आगे हम देखेंगे मार्शल वू वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट, यानी कि सबसे पहले मार्शल ने यूज़ किया था ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस किस नियम से हुआ था? लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी से। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है। लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल लॉ। ये एक सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक नियम यानी कि सार्वभौमिक में कैसे नियम आते हैं, आप लोग को पहले भी पढ़ा हुआ है कि सूर्य पूर्व से उगेगा, पूर्व से ही हमारा क्या होगा? राइज होगा। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि ये क्या है? सार्वभौमिक नियम ही है। तो उसी तरीके से ये लॉ भी क्या है? ये डेफिनेटली सार्वभौमिक सत्य इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये हम हमारी डेली लाइफ में भी देखते हैं। एक ही चीज़ का हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम सेटिस्फाई होंगे और उस गुड्स का तो हम और यूज़ नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं, दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर से, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा गया था, क्योंकि ये हम यहाँ पे हमारे ऊपर अप्लाई होने वाले ही सारे नियम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना हम माइक्रो पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम एक कंज्यूमर के ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट कहा गया है कि द एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी डिलाइन अलॉन्ग विथ सक्सीव कंज्यूमर ऑफ द सेम गुड। यहाँ मैं फिर बाद में बता देती हूँ कि सेम गुड यानी कि एक ही गुड्स की कई यूनिट का अगर हम उपयोग करें एट ए टाइम, तब हमारा क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम वहाँ पे क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो एक अतिरिक्त इकाई अगर हम और कंज्यूम करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? यूटिलिटी वहाँ पे डायमेंशनल हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। आगे कहा गया है कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स। अपनी आवश्यकता की अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो एडिशनल यूनिट का कंज्यूमर कंज्यूम करता है। और देयर फॉर एडिशनल यूनिट बिकम लेस इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए एक अतिरिक्त इकाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब तक कि उसका पेट नहीं भरा था तो 3 केले भी खा रहा तो ठीक है, चौथा भी खा लिया, 5वें तक उसका एकदम पेट भर गया तो वो बिल्कुल भी अगली यूनिट का वो कंज्यूमर नहीं करता। उसके लिए वो केला जितना इंपॉर्टेंट वो पहला खाया था, उसी से अब छठे जब केले में आया तो उसी क्या हो गई? उसी गुड्स की इंपॉर्टेंस अब उसके लिए क्या हो गई? लेस हो गई। समझ में आ रहा है। आगे कहा गया इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, यही प्रोसेस कंटिन्यू करे तो ही विल नॉट गेट एनी यूटिलिटी वन सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट। तो हम वहाँ पे एक अतिरिक्त इकाई हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ये एक अतिरिक्त इकाई को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इफ़ ही कंटिन्यू कंजम्पशन आफ्टर दिस पॉइंट द एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। तो क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त इकाई उपयोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? नेगेटिव। अभी हमने डायग्राम में यहाँ पे भी देखा था, एक बार फिर हम देख लें कि यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि हम यहाँ पे क्या हो गए थे? सेटिस्फाई हो गए थे। जैसे ही नेगेटिव हुई उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। ये मेरा क्या है? लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। इकोनॉमिक कॉल दिस ट्रेंड एज लॉ ऑफ, इसे इकोनॉमिक ने क्या कह दिया? लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। आप सभी को समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, ये गॉसेन ने प्रोफाउंड किया था, पर एक्सप्लेन किसने किया था? मार्शल ने किया था। गॉसेन ने 1854 में कहा
कहा था। और ये जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि गॉसेन का फर्स्ट नियम क्या है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी। आगे मैं हर एक कंसेप्ट में आपको मैं यही बात कहूँगी कि ये कंसेप्ट का लिखने का तरीका होता है कि पहले आप उस कंसेप्ट को या लॉ को समझा दो, उसके बाद में हम क्या एजम्पशन मान करके चल रहे हैं वो हमें यहाँ हर कंसेप्ट में समझानी होती है। तो यहाँ हम एजम्पशन देखेंगे, एजम्पशन ऑफ लॉ, इसकी मान्यताएं क्या है, क्या हम मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज रैशनल। सभी में ये कहा गया है कि कंज्यूमर जो है वो एक क्या है, रैशनल है, ये इकोनॉमिक है व्यक्ति, यानी कि एक आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ उपभोक्ता है और वह एक विवेकशील है। ठीक है, आगे कहा गया यूटिलिटी इज मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी। हम हमारी उपयोगिता को मनी के रूप में क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, हम ये मान करके चलते हैं। ठीक है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट। आगे कहा गया है कि मुद्रा की जो एक अतिरिक्त इकाई, उसे सबको क्या कह दिया, ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो 100 नहीं थे, हमारे पास तो 1000 रुपये थे, नहीं, उस चीज़ को हम स्थिर मान लेते हैं। अगर हम अभी एनालिसिस करें तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 100 रुपये ही, एक अतिरिक्त और रुपये नहीं है। यानी अदर थिंग्स रिमेन, हमको हर चीज़ एक अभी कांस्टेंट मान करके चलनी, क्योंकि हम यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं वही समझाएंगे। द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर शुड बी ऑफ ए सुटेबल साइज एंड दे शुड बी लाइक इन साइज, यानी हमारे साइज या क्वांटिटी के अनुसार समरूपता है उस गुण की, उस कोई भी वस्तु की। ठीक है, आगे कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इज कंटिन्यू विदाउट एनी टाइम इंटरवल। यहाँ पे यानी कहा गया है कि जो उपभोग की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूसली है, प्रक्रिया क्या है, सतत है। आगे देखेंगे द इनकम एंड हैबिट एंड फैशन ऑफ ए कंज्यूमर शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट इन द गिवन। उसी टाइम में वहाँ पे हम मान के चलेंगे कि उनकी फैशन और उनकी हैबिट है, जो आदत है, रुचि है, आय, ये सभी क्या है, स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हम मान्यता है, मान करके चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि रीज़न क्या है। देखो क्वेश्चन अराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछ लिया जाता है गॉसेन का जो फर्स्ट नियम था कौन सा था, लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी, उसका क्या रीज़न था। इस नियम का, हर एक नियम जो आता है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है, तो वो ऐसा क्या कारण था इस नियम को बनाने का। तो यहाँ हम देखेंगे रीज़न फॉर अप्लाई डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार कहा गया है कि दिस लॉ ऑपरेट ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन। तो टू रीजन है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है 2 नंबर का, और नहीं तो हमें यहाँ जब लॉ ऑफ डायमेंशनल यूटिलिटी का हमें कंसेप्ट आए अगर 6 नंबर में, तो हमें ये सारा लिखना पड़ेगा, वहाँ डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, लॉ की एजम्पशन भी लिखनी पड़ेगी, इस लॉ के क्या रीज़न है, तो यहाँ पे 2 रीज़न है वो भी हमें ज़रूर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जो फर्स्ट जो यहाँ पे रीज़न दिया गया है उसमें कहा गया है द डिफरेंट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट ऑफ वन अनदर। यहाँ कहा गया है कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से क्या है, अपूर्ण स्थानापन्न है। केले की जगह सेव नहीं ले सकता, सेव की जगह केला नहीं ले सकता। इसीलिए हम यहाँ पे ध्यान रखना कि इस नियम में हम एक ही गुड्स का या एक ही वस्तु का उपभोग कई इकाई में कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहा गया देयरफॉर ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डायमेंशन। इसलिए कहा गया एक ही वस्तु का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है तब क्या होती है, वो डायमेंशन होती है। यही एक कारण है, मतलब कहा गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो डायमेंशनल हो रही है उसका क्या कारण है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमें केला ही पसंद है, हमें मैंगो भी पसंद नहीं है और एप्पल भी पसंद नहीं, केवल एक ही कमोडिटी हमें पसंद है। इस एक ही कमोडिटी के यूज करने के कारण यहाँ बताया गया है कि इस लॉ को अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट हम देखेंगे ऑल वांट्स आर स्टेबल। ऑल वांट्स आर स्टेबल का मतलब है कि जो हमारी सारी आवश्यकताएं वो एक ऐसा टाइम आता है कि हम यहाँ पे स्टेबल होता है, यानी कि हम वहाँ पे संतुष्ट होते ही हैं। जैसे कि हम खाना खाने बैठे तो 5 रोटी से ज़्यादा हम नहीं खा पाएंगे, तो वो एक ऐसा पॉइंट तो आया ना, सेटिस्फैक्शन का पॉइंट आएगा वो, यानी कहा गया सेटिस्फैक्शन क्या एक स्टेबल है। ठीक है, वी कैन नॉट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन पर्टिकुलर कमोडिटी अप टू अनलिमिटेड टाइम। अनलिमिटेड टाइम के लिए हम एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक ही कमोडिटी का हम अनलिमिटेड टाइम तक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन ऑफ साल्ट आफ्टर ए पर्टिकुलर पॉइंट हैज़ टू बी स्टॉप। यहाँ पे एक एग्जांपल देने की बात है कि यहाँ पे हमारे घर में अगर कोई भी, ये मान के चलो वेजिटेबल बनी है, कोई भी तरीके खाना बना तो उसमें एक लिमिटेड ही नमक डाला जाएगा जब तक कि आपके स्वाद
खाने लायक है उसका तब तक ही आप डालोगे। अगर थोड़ा भी ज़्यादा नमक आएगा तो हम उस खाने का यूज़ कर पाएंगे नहीं। तो उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आया है, एक पॉइंट आया कि किस लिमिट तक आप नमक डाल सकते हो। जैसे ही ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो खाना आपके खाने लायक नहीं होगा, यानी कि उसकी उपयोगिता, उसी खाना जो अभी आपको अच्छा लग रहा था वही खाने की आपकी उपयोगिता क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी का था। यानी कि जब तक कि आप संतुष्ट हो जाओ, एक सबका ही सैचुरेशन पॉइंट आता है, एक स्टेबल पॉइंट आता है। नमक डालने का भी एक कैपेसिटी थी, ज़्यादा हो गई तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। इसी पॉइंट में हमारा क्या है, तो यहाँ पे एक नमक को ही लिया गया, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, ये तो थे हमारे रीजन। तो 2 रीजन थे कि कोई भी डिफरेंस गुड है वो एक दूसरे के क्या है, पूरी तरीके से इम्परफेक्ट, अपूर्ण तरीके से क्या है, स्थानापन्न नहीं है। एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने से क्या होगा, एक ही वस्तु का उपभोग बढ़ाने से क्या होता है, मार्जिनल उपयोगिता घटने लगती है। और सेकंड हमारा यहाँ कहा गया है कि हमारी जो आवश्यकता है वो 1.1 स्तर ऐसा आता है जिसमें हम क्या होता है, उसका उपभोग करना बंद हो जाता है, क्योंकि हम उसे संतुष्ट हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे, कहा गया इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। अब इस नियम का क्या महत्व है ये भी हम लिखेंगे आंसर में। तो कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट कहा गया है कि द लॉ, और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि द लॉ ऑफ डिमांड, इस ही नियम से हमें को क्या प्राप्त हुआ था, लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का नियम, यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, आगे भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। तो यहाँ कहा गया है, लॉ ऑफ डिमांड में हम कहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ 5 रुपये में हम सपोज 2 पेन लेकर के आए, ठीक है। उसी पेन की, ध्यान रखना, उसी पेन की प्राइस अब 10 रुपये हो गई, 10 रुपये हो गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब एक ही पेन लेकर के आएंगे। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस के बढ़ने पर वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है, कमोडिटी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। 5 रुपये में 2 चॉकलेट ला रहे थे, उसी चॉकलेट की प्राइस 10 कर दी तो अब हम क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। उसी चॉकलेट की प्राइस अगर 3 कर दी तो हम क्या करेंगे, 3 चॉकलेट लेकर के आ जाएंगे। तो ये क्या था, कीमत के बढ़ने पर मात्रा का कम होना, और मात्रा के कम होने कीमत के कम होने से मात्रा का ज़्यादा होना, ये जो विपरीत जो रूल कहा गया, ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम ये ध्यान रखेंगे कि इस रूल से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कौन सा नियम हमें मिला है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहला है लॉ ऑफ डिमांड। आगे कहा गया है, सेकंड में कहा गया है एंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसे हम गॉसेन का सेकंड नियम भी कह सकते हैं। फर्स्ट नियम तो क्या आ गया, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड नियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। जब किसी एक नियम में कुछ कमी रह जाती तभी क्या होता है, सेकंड नियम बनता है ना। तो इसी नियम की ये इंपॉर्टेंस है कि इसके कुछ ना कुछ कमी रहने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, हमें प्राप्त क्या हुआ, सेकंड रूल किसका, गॉसेन का, जो कि कहा गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डायमेंशन। ये दोनों रूल क्या है, मतलब कहाँ यहाँ कहा गया है कि लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लॉ मिले। पहला तो मिला लॉ ऑफ डिमांड और सेकंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि दिस लॉ इज यूज इन पब्लिक फाइनेंस, यानी कि इस नियम में क्या है, सार्वजनिक वित्त को, यानी कि जो अपनी पब्लिक जो फाइनेंस है उसको यूज़ किया गया है। वी नो दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस फॉर रिच एंड मोर फॉर पुअर। यहाँ कहने का मतलब कि धनवान, जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। उनके पास में इतना पैसा होता है कि उनको, उनके सामने 1000 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखेगा। पर अगर वही पुअर व्यक्ति, तो उसके लिए क्या होगा, वही 1000 रुपये का नोट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, एक अतिरिक्त इकाई के लिए। तो यहाँ पे इस नियम से हमें ये समझ में आता है, ठीक है। द सोशल वेलफेयर कैन बी इंक्रीज फॉर इम्पोज टैक्स ऑन द रिच। तो वहाँ हम कहा गया है कि अमीरों पर कर लगा करके उस राशि का क्या होता है, गरीबों पर खर्च किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो उनके लिए नेगेटिव है वो यूज़। तो उसी गवर्नमेंट क्या करती है, उसी पैसे को उनसे टैक्स के रूप में लेकर के गरीबों के ऊपर खर्च कर देती है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि द डायमंड वाटर पैराडॉक्स कैन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉ। या इस नियम के द्वारा हमें डायमंड वाटर का जो विरोधाभास समझाया है वो समझाया। अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स वाटर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ इज चीपर।
यहाँ पे कहा गया है कि हमारे लिए वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, नेसेसरी है। बिना पानी के तो कोई जीवित नहीं रह सकता। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर आप कभी उसको देखोगे 15 रुपये में भी पानी की बोतल मिल जाती है। वेल वही डायमंड है वो हमारे लिए इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी लाइफ। किसी बिना डायमंड के ऐसा नहीं है कि आप जीवित नहीं रह पाओगे, बिना डायमंड के भी लोग जीवित रहते हैं, पर बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। पर वहाँ क्या है, उसकी उपयोगिता बहुत है। तो यहाँ ये कहा गया है, जब ये पूछा जाता है कि आपके लिए डायमंड इंपॉर्टेंट या वाटर, तो हम वहाँ कहेंगे हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। पर वहाँ उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, हमें बहुत ही कम चीप कॉस्ट में हमें क्या हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसकी एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो हम रुपया देते हैं वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रखता है। कहा गया है कि जो वाटर की जो सीमांत उपयोगिता है वो अधिक है, किससे, डिमांड से। उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा है ना, वाटर की। डिमांड की हमारे लिए उपयोगिता इतनी नहीं है, चाहे वो कितना भी महंगा हो। आगे हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स है वो समझाया गया है। इसमें कहा गया है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है, जब हमें इंपॉर्टेंस बतानी होगी तो हम वहाँ 3 पॉइंट वो समझा देंगे। पर कई बार क्वेश्चन अराइज अलग से भी हो जाता है कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स किस नियम में आया, तो लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी से मिला। और इस नियम में क्या है तो वो हम देख लेते हैं कि टू अंडरस्टैंड दिस पैराडॉक्स वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लिए क्या है, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक चीज़ है। हैज़ मोर टोटल यूटिलिटी देन दैट ऑफ डायमंड, मतलब कि डायमंड से ज़्यादा, हीरे से ज़्यादा यूटिलिटी रखता है, उपयोगिता रखता है हमारे लिए। बट द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने यहाँ पे कहा कि किसी भी वस्तु के लिए वहाँ पे कीमत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि उसकी कुल उपयोगिता कर। यहाँ पे कुल उपयोगिता तो क्या है, टोटल यूटिलिटी तो क्या है हमारी, किसकी ज़्यादा है, वाटर की। पर यहाँ पे एक अतिरिक्त इकाई के लिए हम यहाँ देखेंगे कि डिपेंड, प्राइस किस पे डिपेंड करता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक अतिरिक्त इकाई के लिए, नॉट ए टोटल यूटिलिटी। ठीक है। As we consume water in a large quantity, the marginal utility of the last unit is very less. Thus, we are ready to give less price for the last unit of water. Since all unit of water are similar, we give less price for additional unit, whereas diamond are founded in scarcity, so their marginal utility of last unit is very high, hence they have high price। तो यहाँ पे हमने कहा गया कि चूंकि हम पानी का बहुतायत में उपयोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तो यहाँ कहा गया कि पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त जो मार्जिनल सीमांत उपयोगिता है वो बहुत ही कम होती है। अतः पानी की एक अंतिम इकाई के उपभोग के लिए हम बहुत कम कीमत देने के लिए उद्यम रहते हैं। वहाँ 15 रुपये में भी हमें क्या होती है, पानी की बोतल जाती है, क्योंकि पानी की सब इकाइयाँ एक जैसी होती है। अतः पानी की दूसरी अन्य इकाइयों के लिए हम बहुत ही कम कीमत चुकाते हैं। वहाँ 12 रुपये में मिलेगा तो हम 12 रुपये वाली बोतल ले लेंगे। अतः हीरा अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही रेयर ही हीरे पाए जाते हैं। ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हीरे के खदान है। तो यहाँ कहा गया अतः हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है। तो एक हीरा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अतः हम हीरे की अंतिम इकाई के लिए अधिक कीमत भी अदा कर देते हैं। यहाँ हमारा आज का ये रूल था। तो हमारा ये रूल था लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी। कल का हमारा टॉपिक है, ये हमारा गॉसेन का फर्स्ट नियम था। इसी से अब हम गॉसेन का सेकंड नियम जो कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, वो हमारा कल का टॉपिक होगा। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।